लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया है। झारखंड में बीजेपी सभी एसटी रिजर्व सीट, आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट हार चुकी है। इस हार के पीछे का कारण क्या है? क्या सिर्फ एक यही कारण है कि हेमंत सोरेन को चुनाव से ठीक पहले जेल भेज दिया गया, या फिर इसके पीछे और कोई कारण है? इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ दो लोग जुड़ेंगे, दोनों एक्सपर्ट हैं। सुधीर पाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आदिवासी मामलों के जानकार हैं, वन पट्टा और तमाम चीज़ों पर बहुत कुछ काम कर चुके हैं। सुरेंद्र सोरेन जी हैं, पहले आदिवासी रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले सर आपसे, ये हार को क्या मानते हैं? ये हेमंत सोरेन जेल गए, उसी के बदले का रिएक्शन है या और कोई कारण है? निश्चित तौर पर हेमंत जी का जेल जाना एक बदले एक कारण तो है। ये लेकिन मजबूत कारण है? जी, और लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं नहीं है। है। चूँकि आप पूरे पिछले लगभग 4 साल 5 साल का पूरा बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट का खासकर मोदी सरकार की स्थिति आप देखें, तो एक परसेप्शन बना हुआ है, और वो परसेप्शन बेवजह भी नहीं है कि ये सरकार जो है आदिवासी विरोधी है। ये सरकार जो है कम्युनिटी की जो लैंड है, जिसको कॉमन्स लैंड हम कहते हैं, ये लगातार जो है कम्युनिटी लैंड की जो है, जिसको एक ढंग से कहा जाए डकैती डाल रही है। और 5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा कॉमन लैंड उन्होंने विभिन्न उद्योगपतियों को दिया है। इसको थोड़ा आसान भाषा में दर्शकों को समझाइए, क्या है पूरा मामला? जैसे जिस आदिवासी इलाकों की आप बात कर रहे हैं, उन आदिवासी इलाकों में अगर आप देखेंगे तो आदिवासियों का अस्तित्व जमीन ही है, और जमीन जो है आदिवासियों के लिए माँ के समान है। लेकिन पिछले 10 सालों का अगर मोदी सरकार को देखें, तो मोदी सरकार की वो तमाम नीतियाँ वही है कि आदिवासी इलाकों में, या जो कॉमन की लैंड है, कॉमन्स लैंड जिसको हम कहते हैं, जिसमें जल हो गया, जिसमें जंगल की ज़मीन हो गई, पहाड़ हो गई, चराई की ज़मीन हो गई, ये सारे, जहाँ सरना मसना जाहिर थान, ये सब जो कॉमन लैंड है, ये सारे लैंड्स को किसी ना किसी प्रकार जो है सरकार जो है विभिन्न कानून बना के, नीतियाँ बना के, जो स्ट्रिंजेंट कानून है उसको शिथिल करके कॉरपोरेट्स को बहुत आसान शर्तों पर देने की कोशिश करते रही है, और कई बार सफल भी हुई। और इसका सीधा सीधा असर जो है आदिवासी सेंटिमेंट, आदिवासियों के अस्तित्व और आदिवासियों के आजीविका पर पड़ता है। तो देखिए, अभी जो दर्शक अपडेट नहीं है उन्हें बता दें कि सभी आदिवासी रिजर्व सीट झारखंड के, आप इधर से शुरू कीजिए तो लोहरदगा से सुखदेव भगत जीत गए हैं। खूंटी से कांग्रेस के उम्मीदवार कालीचरण मुंडा चुनाव जीत गए हैं। सुखदेव भगत जो लोहरदगा से थे वो भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। सिंहभूम से जोवा मांझी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थी वो चुनाव जीत गई हैं। दुमका से जो है नलिन सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे वो चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने सीता सोरेन को हराया है। शिबू सोरेन की बड़ी बहू जो जामा से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक थी और चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गई थी, वो भी चुनाव हार गई हैं। इसके बाद राजमहल, वहाँ से विजय हांसदा जो अभी निवर्तमान सांसद हैं, उन्होंने चुनाव जीता है। तो इन सीटों पर इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं उन्होंने चुनाव जीता है। भाजपा के उम्मीदवार जो भी थे वो चुनाव हारे हैं। क्या कारण मानते हैं? सर बता रहे हैं कि एक तो हेमंत सोरेन का जेल जाना, दूसरा है कि जो कॉमन लैंड है वो उद्योगपतियों को देने से आदिवासियों में नाराज़गी थी। आप खुद आदिवासी हैं, संथाल के इलाके से आते हैं, आप क्या समझ पाए चुनाव घूमने के दौरान? लोकसभा का चुनाव जब होता है तो 5 या 6 विधानसभा एक लोकसभा में होते हैं। चुनाव के जीतने और हारने के बीच परसेप्शन बहुत बड़ा काम करता है। 93 के इलेक्शंस को याद करिए, जब सांसद रिश्वत कांड हुआ था, शिबू सोरेन, सूरज मंडल जैसे बड़े नेता भी उस वक्त जो है वो उनको चुनाव जीतने में, और तकरीबन पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटर्स वाले इलाके में एक तरह से उन्हें भ्रष्टाचारी मान लिया गया था। लोगों ने ये गांव में ये चर्चा होने लगी थी कि शिबू सोरेन ने झारखंड के बदले पैसे ले लिए, झारखंड के साथ समझौता कर दिया, झारखंड को बेच दिया, इस तरह के। तो ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया। लेकिन इस वक्त हेमंत सोरेन पर बड़े आरोप लगे, दो बड़े मामले लगे। एक खनन पट्टा वाला मामला उन पर आया, दूसरा जमीन वाला मामला आया। लेकिन ये सेट नहीं कर पाए बीजेपी लोगों के जनमानस में कि हेमंत सोरेन ने गलत किया है या गड़बड़ी की है। ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं किए, खास करके आदिवासी समाज के लोग, कि फंसाया गया। जिस तरह से कल्पना सोरेन गई और लगातार बोलती रही कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, तो लोगों तक ये मैसेज गया कि गलत तरीके से फंसा के इनको जेल बिल्कुल। ये एक तरफ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जनता को ये बताने में लगे रहे कि हेमंत सोरेन के साथ गलत हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता उन्हें भ्रष्टाचारी के रूप में, कानून तोड़ने वाले नेता के रूप में, चोरी करने वाले नेता के रूप में
उन्हें स्थापित करते रहे, उन्हें बताते रहे, लेकिन लोग जो समझ पाए वो ज़्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को समझ पाए या उनकी बातों को ज़्यादा उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। बीजेपी के नेताओं की बातों को वो एक कान से सुने दूसरी कान से निकल गई, इस तरह की परिस्थिति आ रही है। तो ज़्यादा फैक्टर काम कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा या महागठबंधन के नेताओं का कि उनके नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। और पिछले दिनों कुछ ऐसे मामले भी आए जिसमें ईडी सीबीआई का मामला आया, तो पूरे देश में एक परसेप्शन ये बन गया कि ईडी और सीबीआई का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। तो ये परसेप्शन सेट नहीं कर पाए बीजेपी के नेता कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। ये परसेप्शन शायद इसलिए सेट नहीं हो पाया क्योंकि अब तक जितनी कार्रवाई हुई वो विपक्ष के नेताओं पर ही हुई, और इधर से यही सवाल पूछा गया कि भाई जो आपके करीब जाता है, आप में शामिल हो जाता है, वो वॉशिंग मशीन के तरह जो है धुल अंदर जाकर साफ हो जाता है। ईडी सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसी के अलावे क्या और मामले हैं टेक्निकली तौर पर जिससे आदिवासी वोटर बहुत प्रभावित हो गए, इस हिसाब से कि भाई बीजेपी हम लोगों का एकदम समर्थन वाली पार्टी नहीं है, हम लोगों का अच्छा नहीं सोच सकती। इस बार जो है एक आरक्षण का भी मामला चला था। देखिए नीतिगत अगर स्थिति देखिएगा तो कई बार होता है कि जब सरकारें थंब मेजोरिटी से होती हैं तो उनको गलतफहमी रहती है कि हम जैसे चाहेंगे वैसे सरकार चला लेंगे और लोग मेरी बात मान लेंगे। लेकिन पूरे आदिवासी इलाकों को अगर आप देखिए, आदिवासी परक जो नीतियों को देखिए, तो जितने आदिवासियों के सेफगार्ड के लिए कानून हैं उन सारे कानूनों के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है। बीजेपी ने किया। जी, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो कानून को इन्होंने खत्म नहीं किया, क्योंकि कानून को खत्म करने से एक रिजेंटमेंट होता और मैसेज अच्छा नहीं संशोधन करके उसको लेकिन तोड़ कानून को उन्होंने डाइल्यूट करना शुरू किया। मसलन मैं बात करूं आपको तो ताज़ा उदाहरण देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है उसमें जो इन्होंने अमेंडमेंट लाया है। अब अमेंडमेंट जो लाया है तो वन अधिकार के कानून को सरपास करते हुए, वन अधिकार कानून की सीधा सीधा मतलब है जिस ढंग से हम 50 के आसपास कहा जाता था कि जमीन किसकी, जो जोते उसकी, उसी तर्ज पर जो बिरसा मुंडा का भी पूरा आंदोलन रहा है कि जंगल किसका जो उसमें रहता है। और वन अधिकार कानून यही गारंटी देता था कि जो जंगल पर आश्रित समुदाय है उसको उस वन का पट्टा मिलना है। और इस कानून से सबसे ज़्यादा दिक्कत किसी को हो रही थी तो वो कॉरपोरेट्स को हो रही थी, क्योंकि इस कानून के तहत अगर लैंड डाइवर्सन आपको करना है, विकास के लिए आपको लैंड डाइवर्ट करना है, तो लैंड डाइवर्ट करना है तो ज़्यादातर मामलों में क्या होता था कि फॉरेस्ट को आप कंपनसेशन देते थे और उसके बदले आप उतनी लैंड जो है के बदले पैसा देते थे। अब इस कानून का पेच ये है कि बिना ग्राम सभा के अनुमति के और बिना ये बताए हुए आपको बजाप्ता ग्राम सभा से अप्रूवल लेना होगा कि एफआरए के तहत कोई दावा यहाँ लंबित नहीं है, उसके बिना लैंड ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते। तो इन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया ताकि एफआरए को और डाइल्यूट किया जा सके। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि 2013 में जो लैंड का कानून आया जिसको हम लोग लैर कहते हैं, उस 13 का सेक्शन 41 इतना स्ट्रिंजेंट सेक्शन है वो कि जो आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा सेफगार्ड है। वो सेक्शन बहुत क्लियरली कहता है कि 5वीं अनुसूची या आदिवासी इलाकों में किसी प्रोजेक्ट के लिए लैंड लेना ये अंतिम विकल्प होगा। मीन्स कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा तभी होगा। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये कहा कि 50% कम से कम ग्राम सभा में कम से कम लोग हों जो सहमति दें। दूसरा उन्होंने कहा कि 80% ऐसे प्रभावित लोगों की सहमति चाहिए। और तीसरा, मार्केट रेट से 4 गुना। और बहुत सारे अभी तक लैंड एक्विजिशन में आप क्या करते थे, ज़मीन लेते थे, कंपनसेशन देते थे, नौकरी दें ना दें काम चल जाता था। लेकिन ये इतना स्ट्रिंजेंट कानून था जिसने पहली बार बायोडाइवर्सिटी की बात की कि भाई अगर आप लेते हैं तो 100 साल से सखुआ का जो पेड़ है उसकी कीमत क्या होगी उसको आप तय कीजिए। आप उस ज़मीन की बात कीजिए जिस ज़मीन पर जिसको कहा जाए महुआ के पूरे पेड़ लगे हुए, उसकी कीमत आप तय कीजिए। सर आप जो ये बता रहे हैं तो ये कारण है कि झारखंड में 5 आदिवासी रिजर्व सीट जो है बीजेपी हार गई। देश के जो आदिवासी मामले के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, वो भी चुनाव हार गए, तो इसके पीछे का भी यही कारण है कि आदिवासियों की नाराजगी। निश्चित आदिवासियों की नाराजगी की वजह ये है कि आदिवासी को आरक्षण अब एक एक करके देखिए। आरक्षण एक सॉफ्ट इशू है जहां आप कुछ लोगों को नौकरियों में आरक्षण देते हैं।
हाल के दिनों में देखिएगा केंद्र सरकार में लगभग 40% नौकरियां कम हुई हैं एसटी और एससी की। और बजाप्ता जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में जो एसटी एससी के लिए रिजर्व फैकल्टी के पोस्ट होते थे उसको डी रिजर्व किया गया। और बड़े पैमाने पर आप देखिएगा कि केंद्र सरकार में एसटी एससी के लिए नौकरियां की वैकेंसी जो है पड़ी हुई है, वैकेंसियां नहीं निकल रही। तो ये तो बात हुई नौकरी की। अब संसाधनों की लूट का आलम ये है कि संसाधन में आज भी 40% संसाधन आदिवासियों का जंगल पर ही निर्भर है। अब आप इस जंगल में उसको आप इंक्रोचर के तौर पर ट्रीट करते रहे हैं और आप कानून बनाकर ला रहे हैं कि वन अधिकार कानून जो है कैसे कम हो जाए। तो आप कह रहे हैं कि किसी प्रोजेक्ट के लिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, जहां समुदाय को यह अधिकार था कि वो तय करेगा कि इस प्रोजेक्ट से हमारा सामाजिक नुकसान कितना हो रहा है, समुदाय को यह अधिकार था यह तय करना कि इसका इन्वायरमेंटल नुकसान कितना हो रहा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। आपने क्या किया कि 14 ऐसे क्लॉज जोड़ दिए जिसमें आपने कहा कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स जो होंगे तो वहाँ ग्राम सभा की ज़रूरत नहीं। आपने कहा कि सीमा के आसपास का जो प्रोजेक्ट होगा वहाँ ग्राम सभा की ज़रूरत नहीं। आपने कहा कि स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस का होगा तो वहाँ ग्राम सभा की ज़रूरत नहीं। आपने कहा कि लीनियर प्रोजेक्ट्स अगर है तो ग्राम सभा की ज़रूरत नहीं है। तो ये तमाम धीरे 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 करते हुए कि और उसके बाद आपने स्वामित्व योजना लाया जिसके तहत आप पूरा कॉमन लैंड और बाकी सारों का डिजिटाइज कर रहे थे। और जब लोगों ने देखा कि ऑनलाइन में उनका मसना गायब है, ऑनलाइन में उनका अखड़ा गायब है, ऑनलाइन में उनका सरना की ज़मीन गायब है, तब लोगों को समझ में आया कि ये सरकार जो है वो संसाधनों की लूट वाली सरकार है। और ये सरकार जो है संसाधनों और ज़मीन को लूट के, और साथ साथ आप दूसरे बगल में उदाहरण जो छत्तीसगढ़ का हंसदेव जंगल का है, इतने दिनों से रुका हुआ लेकिन मामला। छत्तीसगढ़ में तो देखिए वहाँ तो 11 सीट पर अभी बीजेपी एनडीए जो है लीड कर रही है। निश्चित तौर पर मैंने क्या कहा, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये कहा था कि 5वीं अनुसूची के राज्य छत्तीसगढ़ भी हैं, 5वीं अनुसूची के राज्य झारखंड भी है, मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है और राजस्थान भी है। लेकिन झारखंड से जब आप इन राज्यों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर का कोई आधार आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि झारखंड की जो पूरी की पूरी 200 सालों की संघर्ष की लड़ाई है, ये लड़ाई आज की नहीं है, ये पूरा का पूरा उपनिवेशवाद के खिलाफ कि जो कॉलोनी बनाना। तो आप जो ये पूरी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कॉलोनी बनाने का पूरा अभियान जो चलाए हुए हैं, जिसका प्रोटेस्ट शुरू से झारखंडी करते रहे हैं, इसलिए झारखंड में आपको ये रिजल्ट दिखता है। बाकी जगहों पर आप बाकी प्रचार माध्यमों से जो मूलभूत सवाल है उस पे लोगों को डाइवर्ट करने में सफल रहे, यहाँ आप डाइवर्ट नहीं कर पाए। आप बताइए सुरेंद्र सोरेन जी, क्या हेमंत सोरेन जेल गए उसके बाद पूरे चुनावी कैंपेनिंग को जिस तरह से कल्पना सोरेन ने एक मोर्चा के तौर पर संभाला, 150 से अधिक सभाएं उन्होंने की, ये भी एक अट्रैक्शन का कारण था आदिवासियों को एकजुट करने में, या एक जो मैसेज था वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में वो सफल रही? ये एक कारण है कि सभी आदिवासी सीट से सुपड़ा साफ हो गया इन लोगों का? ये ज़रूर है कि 2000 से लेकर के 2024 तक अगर कोई उभरता हुआ नेतृत्व और नेत्री या नेता इस लोकसभा चुनाव में दो ही नज़र आए, एक कल्पना सोरेन और एक जयराम महतो, जो एक को विरासत का भी साथ मिला और एक ने अपने लोग बोलते भी हैं कि विपत्ति की उत्पत्ति है कल्पना। बिल्कुल, दोनों ही जयराम महतो से भी जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, उनसे जब बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो प्रोफेसर बनना चाह रहे थे, अभी भी वो पढ़ाई कर रहा है वहाँ पे। हाँ भाई, तो राजनीति में उनके आने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये तो अलग बात है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने उन्हें राजनीति में आने का के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे दिया। स्थानीय का मुद्दा और भाषा का मुद्दा उन्होंने साथ में जोड़ लिया और उन्होंने अपने पार्टी का नाम भी भाषा खतियानी संघर्ष समिति उन्होंने नाम रखा। देखिए, एक फैक्टर ये है ज़रूर कि हेमंत सोरेन के जेल जाने से आदिवासी समुदाय में एक मैसेज ये गया और एक सहानुभूति की लहर उनके प्रति उमड़ गई। लेकिन दूसरी तरह का फैक्टर भी हम उसको भी दरकिनार नहीं कर सकते। कई फैक्टर शामिल है उसमें, सरना धर्म कोड भी है, उसमें पेशा कानून भी है और तमाम इस तरह की नीतिगत मामलों के साथ साथ एक फैक्टर आप मणिपुर के मुद्दे को भी इस पर जोड़ कर देख सकते हैं, क्योंकि झारखंड में मणिपुर के जो घटनाक्रम वहाँ हो रहे थे उसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ यहाँ बहुत ज़बरदस्त। तो आप छत्तीसगढ़ में शायद वो मसला हुआ था, एक आदिवासी के ऊपर एक बीजेपी के नेता ने पेशाब कर दिया था, मध्य प्रदेश में हुआ था। तो मेरा कहना ये है कि आपने जनजाति मंत्रालय में जितना काम आपने किया वो लोगों तक आप बता नहीं पाए।
कि आपने उसके बजटीय प्रावधान को बढ़ाया है या आप हम पूरे देश में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस 1 तारीख आपने मनाया घोषित गया, मनाया गया। प्रधानमंत्री गए भी। तो इस तरह से वो चीज़ें आम जनता तक आप लेकर ठीक से गए नहीं ये या भी बता कहा नहीं। गया कि पहली बार किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया। हाँ, तो इस तरह के मुद्दों को आप इनकैश नहीं कर पाई, बीजेपी इनकैश नहीं कर पाई और नेगेटिविटी जितनी हो, हावी रही है। जो हाँ वो उनके नेगेटिव में जितने प्रचार हो पाए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच गया। लोगों ने भी उसको नकारात्मक प्रचार को ज़्यादा अपनी तरफ खींचा और यही वजह है कि नतीजा हम अब देख रहे हैं कि जितने भी रिजर्व सीट हैं वो अनरिजर्व हो गए बीजेपी के लिए। तो देखिए, बीजेपी के लिए रिजर्व सीट जो है मुश्किल, यह आप समझिए कि भले ही देश में फिर से मोदी जी की सरकार बन जाए, चूँकि एनडीए जो है बहुमत के करीब है, बहुमत से अधिक भी है। झारखंड में 12 सीट पिछली बार बीजेपी और एनडीए ने चुनाव यहाँ पर जीता था और इस बार जो आंकड़ा है वो 9 और 5 का है, जो अभी तक निकल कर सामने आया है। शाम तक हो सकता है इधर उधर भी हो, लेकिन प्लस हाँ, माइनस की गुंजाइश आप रख सकते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसकी 2 भी जगह, एक दुमका और धनबाद, दुमका और गोड्डा। मुझे गुड्डा लगता है तो साफ हो गया। गुड्डा क्लियर है, निशिकांत जी, निशिकांत हाँ। दुबे। दुमका में चूंकि 20,000 के आसपास का ही गैप है, अगर वो 50,000 40,000 तक के गैप में अगर पहुंच जाए तो मैं समझता हूं कि वो लीड अभी करने तक वाले। तो नलिन सोरेन जो जेएमएम के हैं वही हाँ, आगे अभी चल रहे हैं। अभी 2-3 घंटे की और देरी है। बहरहाल मुझे लगता है कि दुमका को भी काउंट कर ही लिया काउंट जाना कर है। ही लिए, इसलिए हम शुरू में सर, जैसा कि सुरेंद्र सोरेन जी बता रहे हैं कि ये पूरा चुनाव जेएमएम के लिए कल्पना सोरेन एक कमाई है, लेकिन बीजेपी का जो हश्र हुआ, जो खास करके आदिवासी रिजर्व सीट पर, और जो सोचकर बाबूलाल मरांडी को बीजेपी में लाया गया था, उनकी पार्टी को भी लेकर आया गया, बाबूलाल मरांडी आए, फिर उन्हें कमान सौंपी गई कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो क्या बीजेपी उस हिसाब से इसमें सक्सेस नहीं हो पाई? क्या बाबूलाल की इसमें कहीं से चूक है या कमी रह गई या एक्सेप्टेंस खत्म होते जा रहा है? मुझे लगता है कि हर नेता की एक उम्र होती है, आयु होती है। आयु होती है, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल करियर का जो ग्राफ है बाबूलाल जी का, वो कम से कम आदिवासी समाज में और गैर आदिवासी समाज में भी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हुई है। उसके 2 बड़े फैक्टर हैं कि बाबूलाल मॉडर्न पॉलिटिक्स में जो एग्रेशन चाहिए वो उनमें है नहीं। दूसरा, ग्रासरूट से उनका कनेक्शन भी बहुत कम है। और तीसरा, वो थोड़ा एरिस्टोक्रेट पॉलिटिशियन है, जहाँ ब्यूरोक्रेटिक ढंग से वो चीज़ों को सॉफ्ट नेचर के हैं, सॉफ्ट बोलते हैं बहुत। ट्विटर में भले ही एग्रेसिवनेस उनका दिखता हो, लेकिन कई जो आदिवासी महिलाएं हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो बोले कि बाबूलाल जी इतना धीमा बोलते हैं कि हम लोग सुन ही नहीं पाते हैं कि वो क्या बोलते हैं। तो उस हिसाब से, और जिस हिसाब से कल्पना सोरेन मैदान में आई और वो ऐसे ऐसे करके सबसे पूछने लगी, तो एक कनेक्शन हुआ और यहाँ पर लगता है कि ये खाई बड़ी हो गई। निश्चित तौर पर कल्पना सोरेन के बारे लोगों को नहीं पता था 2 महीना पहले तक, और 2 महीना में उन्होंने अपने को बतौर, अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि वो हेमंत सोरेन की पत्नी है या शिबू सोरेन की बहू है, लेकिन उनके कुल पब्लिक के साथ जो कनेक्शन का पूरा स्किल जो है वो जबरदस्त है। और दोनों के एक्शन पर ध्यान दीजिएगा। ये अलग बात है कि दोनों मतलब कल्पना सोरेन और जयराम महतो, ये अलग बात है कि कल्पना सोरेन के लिए मंच तैयार रहता था और जयराम महतो तो जीप के हुड पर ही खड़े हो जाते थे, लेकिन दोनों के बॉडी एक्शन और स्पीच का एक्शन देखिएगा तो बराबर आपको मिलेगा। कभी भी डायस पर खड़ा होकर के कल्पना सोरेन स्पीच नहीं दे रही थी और जयराम महतो के लिए भी कभी कोई मंच ही नहीं होता था। ओपन मंच में आके बोलती बिल्कुल, तो ये एक नई तरह की शुरुआती भाषण में वो बोली थी कि करारा जवाब मिलेगा। जी, वो connection। फिल्म में जो एक राजनीति फिल्म में जो डायलॉग देती हैं कैटरीना कैफ, आप उनके भाषण को सुनिए कि दुमका में उन्होंने सीता सोरेन के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? दुमका में इस बात की चर्चा थी कि दुमका विधानसभा में कल्पना सोरेन ने एक भी कार्यक्रम नहीं किया। खुद जो मंत्री हैं अभी बसंत सोरेन, वो खुलकर सामने नहीं आए, बल्कि छुपे हुए ही रहे। नहीं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह दुमका में उन्होंने बात कही बिना नाम लिए हुए। उन्होंने क्या कहा कि कुछ नेताओं की फितरत होती है, तो उस फितरत को पहचानिए, और उन्होंने शिबू सोरेन के नाम को वहाँ आगे किया। और शिबू सोरेन की जो पूरी की पूरी कमाई है
उस जमीन से और लोगों का जो जुड़ाव है उसको उन्होंने आगे रखा और गुरुजी को उन्होंने आगे रख के दुमका में पूरा का पूरा कैंपेन किया कि आपने गुरुजी को बनाया, गुरुजी ने झारखंड को बनाया और ये माटी के कर्जदार सोरेन परिवार है, इसलिए इसको आप इधर उधर मत जाने दीजिए। नेताओं की फितरत होती है इधर से उधर जाने की। ये उनका लैंग्वेज था, उन्होंने नाम नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि जब वो 47 में ये बात कह रही थी तो ये सीधा एकदम दिल में ये लोगों को समझ में आ रहा था कि उनका इशारा किस तरह है। तो उन्होंने मर्यादा भी नहीं तोड़ी, एक परिवार की मर्यादा, लेकिन वो जेएमएम के पक्ष में जबरदस्त ढंग से लोगों को मोबिलाइज करने में सफल रही। तो बिल्कुल देखिए, हम लोग चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि भाई 5 आदिवासी रिजर्व सीट पर भाजपा चुनाव हार गई है। शिबू सोरेन का परिवार जब आदिवासी का जिक्र होता है, वो भी खास करके झारखंड में, तब उनका नाम लेना बेहद ज़रूरी है। और उस परिवार से इस चुनावी मैदान में 2 बहू थीं, एक कल्पना सोरेन और एक सीता सोरेन। कल्पना सोरेन गांडे से उपचुनाव लड़ रही थी, वो उपचुनाव जीत गई हैं। सीता सोरेन भाजपा में चली गई थी और वो दुमका से लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी और वो चुनाव हार गई हैं। आप अब खुद समझ कर देखिए कि आखिर कैसे समीकरण फिट बैठा, और आप जो दर्शक देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि भाजपा झारखंड में सभी आदिवासी रिजर्व सीट हार गई है। और इसका आने वाले अभी हाल के दिनों में 6 महीना बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in